Hey, hello and welcome back everyone. So good morning to all of you guys. और आज की कहानी मेरी जुबानी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बॉस इस ऑसम से डे पर, इस ऑसम सी सुबह पर. ओके, और मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं क्योंकि क्योंकि जो आपके सपने हैं, जो आपने देखे हैं बॉस, ठीक है, और जो ड्रीम आप लेके चल रहे हो, जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो उसके लिए कि वो पूरा होने वाला है इस कमिंग ईयर में. क्योंकि हम बहुत जल्दी नए साल में एंटर करने वाले हैं, आप सब जानते होंगे. सो यार बहुत ज़्यादा आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और आप बहुत मेहनत करें और बढ़िया से प्लानिंग करें कि किस तरीके से आप अपनी सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग. आप मेहनत करेंगे और ये आने वाला जो साल होने वाला है, एंड दिस वुड बी वंडरफुल फॉर योर लाइफ, ओके, एंड योर कैरियर. ओके, सो जो भी आप चाहते हैं, जो भी मिशन लेके आप चल रहे हैं, जो भी जिसका इंटरेस्ट है, जैसे भी जिसने क्रैक करना है, वो सारे सपने आपके पूरे होने वाले हैं. बस अपने आप को अपने फोकस बना के रखना है और प्लानिंग करना भी स्टार्ट कर दो क्योंकि टाइम कम है. डेट ऑलरेडी आप सबको पता है कि आ चुकी है, ठीक है. सो ये अब एग्जीक्यूशन आपके हाथ में कि किस तरीके से आप प्लानिंग करेंगे. ओके, तो हर चीज को जो आपने पढ़ा है उसको रिविजन करना है, उसको मल्टीपल टाइम रिविजन आपने करना है, और कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे किस तरीके से ध्यान देना है, कौन से थोड़े कम इंपॉर्टेंट है उनको किस तरीके से ध्यान देना है, ये सारा एग्जीक्यूशन अब आपकी प्लानिंग के अंदर होना चाहिए. ओके, सो ये बहुत जरूरी है, ये इस समय बहुत जरूरी है आपकी खुद की एनालिसिस करना जो आप कर रहे हैं, ठीक है बॉस. जिस टारगेट की आप तैयारी कर रहे हैं, कितने सारे बच्चे हैं जो उस मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप फोड़ डालोगे अगर आप बहुत कॉन्टिन्यूस तरीके से कॉन्टिन्यूसली तैयारी करते रहे. अपनी प्रैक्टिस को आपने बहुत एक बेहतरीन प्लानिंग के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना है और हर चीज को कवर अप करना है, हर चीज पे इक्वल टाइम देना है, और जो चीज तुम्हें थोड़ी सी टफ लगती है उस पर ज्यादा मेहनत करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, छोड़ना नहीं है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है अपना, ठीक है. मैं आपके साथ हूं, कोई टेंशन नहीं है. कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी सिचुएशन आपके पास आती है, आपको ऐसा लगता है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर. ओके, सो आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू, आपकी हेल्प करने के लिए, हमेशा हमेशा एंड हमेशा. ओके, तो स्टार्ट करें आज का ये सेशन मस्त तरीके से बॉस. आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स. तो फाइनली इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कहीं ना कहीं एंटर कर चुके हैं बॉस, ठीक है. और आपको बताया यहाँ से क्वेश्चंस आने के 100% चांस होते हैं और इजीली आप उन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं. आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट की, किन पे आपने सबसे ज्यादा इस पूरे चैप्टर की मास्टर करने के लिए फोकस करना है. अपनी पूरी एनर्जी अकॉर्डिंगली आपने यूज करनी है, ऑब्वियसली, है ना. मैं बिल्कुल कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही बातें करूंगा, बहुत ज्यादा थियोरेटिकल बातें मैं यहाँ पे नहीं करने वाला. कंसेप्चुअल यहाँ पे हम सारी बातें करने वाले, किन किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होने वाली है उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उनको एप्लीकेशन करेंगे, आने वाले क्वेश्चंस को इजीली आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये सारी बातें आज करने वाला हूं. वैसे मैं बहुत बातें कर चुका हूं आपके साथ, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं. नहीं, ओके, सो स्टार्ट करते हैं. थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले उसके मीनिंग क्या होता है इसको जानकारी ले लेते हैं. थोड़े से इसके रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ये टर्म्स हैं और इस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है. तो मजा आने वाला है आज के इस लेक्चर में. जो भी हम बातें करेंगे बहुत औसम होने वाला है. आपकी पूरी फाउंडेशन बिल्ड कर देगा थर्मोडायनेमिक्स की. आपको इजी लगने लगेगा, इवन आपको समझ में आने लगेगा, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो जाएगी कि अच्छा इस तरीके से ये एक्ट करती हैं चीजें, और आप आने वाले सारे कंसेप्ट को बेटर वे में समझ सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं. मजा आएगा, मतलब अल्टीमेट तरीके से, ठीक है. सो कम ऑन गाइस. तो देखो यार, थर्मोडायनेमिक्स, जैसे कि इसके नाम में ही सारे राज छुपे हुए हैं, बस उन राज को हमें ढूंढना बाकी है बॉस. जैसे बहुत सारी ऐसी हॉलीवुड मूवीज आप देखते होंगे जिसमें बहुत फैंटेसी टाइप होती है, एक बेहतरीन सा व्यू आपको दिखता है, जंगल दिखते हैं, नहीं तो बिल्कुल वैसा ही मजा आने वाला है. वैसे ही आपने मतलब यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है चीजों को, इंजॉय करना है यार. कम ऑन, पढ़ाई के साथ इंजॉय करना है आपने, ठीक है. तो आप कभी बोर होंगे ही नहीं, आपका मन लगेगा चीजों को सीखने में. तो थर्मोडायनेमिक्स, देखो भाई, डायनेमिक्स तो आपको पहले से ही पता चल रहा है कि दिस इज द मोशन के बारे में ये बात कर रहा है, और थर्मो के बारे में जो हीट की आप बात करोगे ड्यू टू टेम्परेचर. ओके, सो यहां पे बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में आप बोल सकते हो दिस इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट. सबसे पहला अगर इसके बारे में मैं कुछ लिखना चाहूंगा, मैं लिखूंगा क्या सर, स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थर्मो मीन्स हीट ले लो, ड्यू टू टेम्परेचर जो एनर्जी फ्लो कर रही है, ठीक है. और स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है, इस तरीके से आप मान सकते हैं. किसकी सर? ऑफ हीट, ऐसे लिख सकते हो आप.
डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग आप दिमाग में रखो, इसका यूज क्या कर रहा हूं मैं, कोई टेंशन नहीं है, हम मेन ट्रैक पे आएंगे, मस्त तरीके से आएंगे, ठीक है। अच्छा सर, मतलब और कोई तरीका हो सकता है? यस, आप ऐसे भी लिख सकते हो, द स्टडी ऑफ हीट, ऐसे भी लिख सकते हो कि स्टडी ऑफ हीट, ओके, एंड इट्स कन्वर्जन, है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स कन्वर्जन, किसमें सर? इनटू मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, समझ पा रहे हो आप, इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ओके। तो जो हीट एनर्जी होती है, जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं, बाइक में डलाते हैं, डीजल डलाते हैं, फिर वो हीट प्रोड्यूस करता है, फिर उससे हमें इंजन को पावर मिलती है, तो गाड़ी चलती है एक तरीके से, ठीक है। सो हीट एनर्जी का हम किसी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन कर रहे हैं, मे बी अ मैकेनिकल एनर्जी, और यू कैन से अदर फॉर्म, अदर, है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये थोड़ा सा बेसिकली आप समझ सकते हो चीजों को, आप देख सकते हो चीजों को, ठीक है। कोई ये बहुत पुराने जमाने से चीजें यूज होती आ रही है, इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा फील्ड है, और इंडस्ट्रियल लाइफ में तो, इंडस्ट्री में तो उसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ऑब्वियस है यार, आप हीट एनर्जी का यूज करके इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मशीनें चला रहे हैं आप हीट एनर्जी का यूज करके, सोचो, ठीक है। और केमिकल एनर्जी में आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप इससे बना सकते हो, आप समझ पा रहे हो ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजों में इन चीजों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम स्टडी करेंगे हीट की, है ना, हीट की और उसके कन्वर्जन की। तो उसका जो कन्वर्जन हो रहा है वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में होगा। अगर हमारे पास हीट एनर्जी है तो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज मोस्टली मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैंने लिख दिया अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसे आप बात कर सकते हो। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन की, भाई इसमें करते क्या है, इसमें होगा क्या, इसका यूज कैसे होगा, कैसे एंड ऑल। एक और चीज इसके बारे में आप इस तरीके से समझ सकते हो, या तो ये देख लो, या फिर ये देख लो, या फिर ये देख लो। अच्छा सर, मतलब अब जो हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं वो किस तरीके से हमें पता चलेगा कि इसमें क्या क्या वो चीजें हैं जिनकी स्टडी करनी है बेसिकली, मतलब इन सारी चीजों को एप्लीकेशन करने के लिए, एनर्जी कन्वर्जन वगैरह करने के लिए क्या वो फैक्टर्स हैं जिन पे हम फोकस करने वाले हैं। यस, सही सोच रहे हो बॉस, सही जा रहे हो आप, ठीक है। तो उन्हीं की बातें कर रहा हूं। ऐसे भी लिख सकते हो, द स्टडी ऑफ, ओके, किसकी, थर्मोडायनामिक्स, ओके। थर्मोडायनामिक्स मतलब सर थर्मोडायनामिक्स नहीं, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, ठीक है ना, आपने याद रखना है बॉस, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। सर वो क्या होते हैं, मतलब हाँ, मतलब क्या बात कर रहे हो आप? थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स होते हैं दोस्तों प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड ऑब्वियसली मोल्स, ठीक है, वो भी ले सकते हैं। मेनली हम जो बात करने वाले हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है, और उसमें इंटर एनर्जी भी आप ले सकते हो, मोल्स वगैरह भी आप कंसीडर कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम एक तरीके के चेंज की बारे में बात करने वाले हैं, जो प्रेशर में होने वाला है, वॉल्यूम में होने वाला, टेम्परेचर में। बट ये जो स्टडी की जाएगी, ये की जाएगी एट मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक लेवल। ध्यान से समझना मैं क्या लिख रहा हूं उसमें, मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। ड्यू टू, किसकी वजह से होगी ये, ड्यू टू हीट ओनली, ठीक है, ड्यू टू हीट की वजह से ये चेंजेस यहाँ पे आपको जो स्टडी करने को मिलेगी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह, इंटर एनर्जी वगैरह में, वो हीट की वजह से होने वाली है केवल, विदाउट, इसमें किसी भी तरीके के बाहरी जो फोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल जो फोर्सेज होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, मतलब मैकेनिक्स का यहाँ कोई रोल नहीं होने वाला है, विदाउट द मोशन ऑफ द सिस्टम, ओके। जो एक्सटर्नल फोर्सेज यहाँ पे काम करेंगे, यानी विदाउट मैकेनिक्स, ठीक है। तो सर मैकेनिक्स का मतलब जैसे फोर्सेज वगैरह हम अप्लाई करके मोशन देते थे ना, वैसी मोशन नहीं होने वाली यहाँ पे। जो मोशन होगी वो हीट की वजह से होगी, बस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो विदाउट मैकेनिक्स, तो आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हो। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, आपको फील रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा कि ये है क्या, इसमें होना क्या जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आपके सामने, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सीख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं इसको। तो हमें ये नहीं मतलब है यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे करना है, इसका मतलब होता है कि हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो चेंजेस आएंगे उसमें, है ना, उनकी स्टडी यहाँ पे करेंगे। उनके चेंज होने से क्या होगा सिस्टम के अंदर, वेलोसिटीज कैसे चेंज होंगी, काइनेटिक एनर्जीज कैसे चेंज होंगी, उनसे हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है। वो माइक्रो लेवल स्टडी होती है और उसको हम केटीजे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
जब मैक्रो लेवल स्टडी की बात करता है तो हम इनके चेंजेस की जस्ट बात करते हैं, मतलब इसकी ब्रॉड क्वालिटीज प्रॉपर्टीज की बातें यहाँ पे की जाती है, उसकी वजह से जो चेंज होंगे अंदर जाके, प्रेशर चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहां मतलब नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में। समझिए आप लॉजिक, समझिए। वो केटीजी में हम बात करते हैं, वो ऑलरेडी हमने सीख भी लिया, पढ़ भी लिया बढ़िया तरीके से, ठीक है बॉस। तो ये है थर्मोडायनेमिक्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हम यहाँ पे जो डिस्कशन करने वाले जितने भी कैलकुलेशन सब कुछ जो भी होने वाला है दोस्तों, ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की मैक्रो लेवल स्टडी होने वाली है, यानी PV&T। और आपको पता है इनको रिलेट करने के लिए जो आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है, सब आप पढ़ चुके हो, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, तो PV = nRT, मतलब इनका बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे यूज होने वाला है और इसका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये इन तीनों वेरिएबल को रिलेट कराने वाली है, एज वेल एज जैसे मैंने इंटरनल एनर्जी लिखा तो मोल्स भी आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। देखो यहाँ पे N भी है, P भी है, V भी है, T भी है। कूल। यस, R तो यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसके बारे में आप सब जानते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइस, सो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स। तो कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट टर्म्स है एटलीस्ट जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और होप सो मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता भी होगा। जल्दी से मैं डिस्कस कर लेता हूँ फास्ट फॉरवर्ड। ओके, उसके बाद मेन चीजों पे आएंगे ना जिनका डिस्कशन करना है इस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सिस्टम क्या है यार, देखो मैंने बता दिया, आप अपने घर को इमेजिन कर लो, आपका घर एक सिस्टम है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें, आप भी हो, है ना, बहुत सारे मटेरियलिस्टिक चीजें वहां पे रखी हुई हैं, हम भी सब वहीं पे रहते हैं, हमारा रूम भी उसी का पार्ट है, ठीक है ना, हमारा एक जो हॉल होता है, डाइनिंग हॉल होता है, वो भी उसी का पार्ट है। तो घर के ही अंदर सब कुछ है ना। इंस्टीट्यूट, उसमें बच्चे भी है, बेंचेस भी है, क्लास भी है, ऑफिस भी है, मैनेजमेंट वाले भी है, सब है। तो सिस्टम एक ऐसी बॉडी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसमें एग्जिस्ट करते हैं, है ना। यू कैन से सिस्टम इज ए बॉडी हैविंग, अगर मैं थर्मोडायनामिक्स की बात करूं, हैविंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आप समझ गए होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब एक सिस्टम है, ये इसमें बहुत सारे पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये जितनी भी टाइप की चीजों को ये कवर अप कर रहा है, इसको हमने सिस्टम का नाम दिया, बात खत्म। ऐसे ही समझो कि सिस्टम है, ठीक है जी। इसी से रिलेटेड दूसरा टर्म आप यूज करोगे सराउंडिंग। ऑब्वियसली आप यूज कर रहे हो सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब क्या है, सिस्टम के आसपास जो भी है, सिस्टम से बाहर जो भी है। इमेजिन करो आपका घर है, आपके घर के बाहर जितना भी आपके चारों और जो चीज आपको दिख रही है वो आपका सराउंडिंग है, यानी एनीथिंग, है ना। यू कैन राइट एनीथिंग आउटसाइड, है ना, आउटसाइड द सिस्टम, आउटसाइड द सिस्टम, जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है, व्हाटएवर जो भी है आपके आसपास में, आपके घर के बाहर, बस आपके आसपास जो भी है, बात खत्म, वो आपका सराउंडिंग है। समझ गए होंगे लॉजिक। सराउंडिंग मतलब आपके घर को चारों तरफ से किस किस सिचुएशन से घिरा हुआ है, क्या क्या कंडीशंस हैं, वो सब कुछ है आउटसाइड द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज योर सराउंडिंग। ये टर्म्स यूज होते हैं तो नो प्रॉब्लम। तीसरा क्या लूं सर, बढ़िया सर, क्या बात कर रहे हो, थर्मोडायनेमिक, ये बहुत जरूरी है, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, प्रोसेसेस, यानी थर्मोडायनामिक जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्या होता है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है यार। देखो ऐसी सी बात है, आप अपने घर से कोचिंग इंस्टीट्यूट आ रहे हो, तो आप अपने घर से आ रहे हो, वो हो गया आपका पॉइंट नंबर 1, योर स्टेट, योर इनिशियल स्टेट, आप जहां पे अभी हो। आप कोचिंग आए तो आप किसी रास्ते के थ्रू आए ना, किसी वे में यहाँ पे आए ना, ठीक है। वो सीधा भी हो सकता है, वो ऐसे टेढ़े मेढ़े करके भी हो सकता है, वो ऐसे करके भी, कर्व बना के भी हो सकता है, वो कैसे भी हो सकता है। तो जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाते हैं, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, और जिस रास्ते के थ्रू जाते हैं, जिस तरीके से जाते हैं, जो वे फॉलो हम कर रहे हैं, वो उसको एक प्रोसेस कहते हैं, कि देयर इज ए प्रोसेस, कि आप अपने घर से कोचिंग पे आए तो देयर इज ए प्रोसेस, सिंपल। सो थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मीनिंग क्या है। अब कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं वो बाद में देखेंगे, उसकी टेंशन नहीं है, वही तो इसमें हमने कवर अप करना है। तो प्रोसेस का मतलब होता है द पाथ, है ना, यू कैन राइट पाथ फॉलोड, ठीक है, पाथ फॉलोड फ्रॉम वन थर्मोडायनामिक स्टेट टू अनदर थर्मोडायनामिक्स स्टेट। ओके, सीधी सी बात है, समथिंग लाइक दैट। कैसे सर, अगर मैं यहाँ पे अभी रैंडमली सपोज करो, हमें कुछ पता नहीं है ग्राफ के बारे में, बट फिर भी मान लिया मेरे पास प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एक मैंने ग्राफ बनाना है, ये प्रेशर लिख दिया, ये वॉल्यूम लिख दिया, और मैं यहां से जा रहा हूं ए पॉइंट से और बी पे जाना है मैंने, तो मैं बी पे ऐसे चला गया, तो ये जो ए स्टेट से मैं बी स्टेट पे गया और इस रास्ते के थ्रू गया, दिस इज कॉल्ड एज प्रोसेस, कि ए से आप बी पे चले गए, ठीक है। या तो फिर आप सीधे भी जा सकते थे,
चलेंगे, है कि नहीं? आपकी मर्जी, आप कैसा यूज कर रहे हो, या आप ऐसे भी जा सकते थे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पाथ आपको नजर आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे डिफरेंट डिफरेंट पाथ के थ्रू जा रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सिंपल है ना, जब कोई चीज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, एक थर्मोडायनेमिक स्टेट से दूसरे पे जा रही है, तो ये जो प्रोसेस चल रहा है इसको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहेंगे। सिंपल है, आप इतना याद रख सकते हैं, इसमें नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो ये गाइस आपने याद रखना है। अब कुछ और टर्म्स यहाँ पे यूज होने वाले हैं, जैसे वर्क, है ना, ये तो चलो हम डिटेल में करेंगे, इसको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंटरनल एनर्जी, ये सारी बातें हम करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ये आगे डिटेल में ही करेंगे। तो मेन जो था, जो टर्म्स यहाँ पे नॉर्मली हम यूज करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ओके बॉस, तो इतनी ये कहानी आपको थोड़ी सी एटलीस्ट याद रखनी है, ये बेसिक से डेफिनेशन थर्मोडायनेमिक्स से रिगार्डिंग जो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो उसमें बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, जैसे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम्स वगैरह क्या होते हैं वो बाद में देख लेंगे हम। जो मेन मुद्दे की बात है ना, जो सबसे पहले आपको आना चाहिए, वो चलते हैं। अब यहां से स्टार्ट होती है हमारी कहानी थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ, सीरियस होकर लिखना, बनाना, बहुत मस्त तरीके से हम सीखने वाले हैं। आपको किसी भी तरह की कैलकुलेशन परेशानी में नहीं आने दूंगा, आप फंसोगे नहीं न्यूमेरिकल की बैड अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इसको फॉलो करोगे तो। स्टार्ट करें अब मिशन मिलके। ओके बॉस, ये है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इनकी जानकारी हम बेसिक लेंगे। हम पहले वर्क डन नहीं पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी नहीं पढ़ेंगे, हमने सबसे पहले जो मेन बैकबोन होती है थर्मोडायनेमिक्स की होती है, उसके थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, उनकी बेसिक जानकारी लेनी है, उनका यूज कैसे होता है। जब आप वर्क डन की बात करते हो तो बेसिकली पीवी डायग्राम आपने यूज करना है ना, बेसिकली किसी भी टाइप का वेरिएशन जब आप चेक करते हैं तो सबसे बेसिक नॉलेज क्या होती है, आपको इन सारे प्रोसेस की डिटेल एनालिसिस करनी है। इनका नाम ही याद नहीं रखना, मेरे को पता है आप सबको इनका नाम याद है, टेंशन नहीं है, ठीक है, बट इनके अंदर कितनी चीजें होती है जिनका यूज करके क्वेश्चंस बनते हैं, डिजाइन होते हैं, कंसेप्ट हमें आना चाहिए, उन पे मैं यहां पे फोकस करने जा रहा हूं। बहुत डिटेल में यहां पे एनालिसिस हम करेंगे, क्योंकि एक बार अकॉर्डिंग टू मी गाइस, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छी कमांड करनी है, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इन पे कमांड कर लो तो मजा आएगा। आगे आने वाली जर्नी आपकी बहुत आसान होने वाली है थर्मोडायनेमिक्स की, सीरियसली। अब चाहे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, कैसे पढ़ा है मुझे नहीं पता है, फिजिक्स में कैसे पढ़ा है मुझे नहीं पता है, ठीक है, बट यहां से आपको एक बेहतरीन फाउंडेशन मिल जाएगी अगर इस तरीके की एनालिसिस आप करके। इवन आप ग्राफ से ग्राफ बनाना बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो, बहुत इजीली सीख सकते हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में हम नहीं फंसने वाले। ओके, सो वन बाय वन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया किन किन चीजों की मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। ऑब्वियस है, आइसोथर्मल प्रोसेस सबको पता है, आइसोबैरिक हम सबको पता है, आइसोकोरिक हम सबको पता है, एडियाबैटिक हम सबको पता है, मतलब ये सब हमें याद है, हमें पता है कि ये होता है। अब इसमें इसके अंदर क्या है, कैसे यूज करें इनका, यार ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस की भी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इनका यूज होता है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। ओके, सो अब सबसे पहले यहाँ पे आज की जो डिस्कशन मैं करूंगा वो करूंगा दोस्तों आइसोथर्मल प्रोसेस। यहां से हम स्टार्ट करते हैं सारे डिटेल एनालिसिस, तो वन बाय वन चलेंगे तो मजा आएगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतनी ही चीजें आपको मिलने वाली है, हर चीज इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो रहा होता है, देखो हमेशा याद रखना, यू जस्ट रिमेंबर कि थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, है ना, पी, वी एंड टी। उन्हीं में कहीं ना कोई चेंज होता रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस बनाए गए हैं। सबसे मेन है बेसिकली आप कर क्या रहे हैं यार, इसमें स्टडी कर रहे हैं, वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं, तो कोई इसमें से वेरी कर रहा होगा, कोई कांस्टेंट हो गया होगा, ठीक है, तो जो कांस्टेंट हो गया होगा उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये नाम बना दिए हैं एक तरीके से, ठीक है। लेट्स सी कैसे कैसे ये बिहेव कर रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस ऑब्वियसली तीन वेरिएबल्स हैं आपके पास, पी भी है, वी भी है, टी भी है। इन तीनों में से अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, इन तीनों में से अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब आपका जो चेंज होगा टेम्परेचर का वो जीरो होगा। ऑब्वियस है, मैं इसको बात कर रहा हूं, अब इन सबको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसकी स्टडी कर रहे हैं हम। हर वो चीज यहां पे आपने लिखनी है जो उसके बारे में रिलेट करती होगी, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। टेम्परेचर आपने कांस्टेंट किया तो इस प्रोसेस को नाम दे दिया आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या है और इसको आप बनाते कैसे हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कैसे आपने मेंटेन रखा है, वो बोलता है कि सपोज करो हमारे पास एक इस तरीके का सिस्टम है, सिस्टम आपने मान लिया, देखो ठीक है, ये सिलेंडर बॉडी है, ये सिलेंडर है जिसमें गैसेज आपने भर दी होंगी, ये गैसेज है आपके पास, और ये इसका पिस्टन है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे इसमें मूव कर सकता है, जैसे याद करो अपनी रंगों की पिचकारी, ठीक है। ओके, सो ये आप ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये सिलेंडर, ये जो भी है, गैस भी है, देखो पूरा जो इसको हम सिस्टम कह सकते हैं। सिस्टम का मतलब ये सिलेंडर से लेके पिस्टन से लेके इसके अंदर गैस, ये सब कुछ एक सिस्टम बन गया, ठीक है। अब वो बोलते हैं जो गैस है और ये जो भी सिलेंडर है, सिलेंडर की ये वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स हैं,
दीज वॉल्स मस्ट बी थर्मली कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए। ये कंडक्टिंग कैसे सर? ये जो गैस है ना इसके अंदर, ये अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सके, अंदर से गैस बाहर, ये इसके आसपास का जो रीजन है, ये तो हो गया सिस्टम, इसके आसपास का रीजन है सराउंडिंग, ये है सराउंडिंग, हमने बोला था ना इसको सराउंडिंग कहेंगे हम। तो ये सराउंडिंग के साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सके, मतलब ऐसे, ठीक है। अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो अपनी एनर्जी बाहर सेंड कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा यार, जो हमारे इंजन होते हैं, जैसे बाइक है, अगर बाइक आपने यूज करी है, चलाई है आपने, ठीक है, तो आप उसको क्या कर रहे हो कि बाइक का जो इंजन होता है ओपन कंडीशन में होता है। जब हम बहुत तेज बाइक चला लेते हैं, बहुत दूर तक उसको चला लेते हैं, इंजन गर्म हो जाता है, तो उसकी जो हीट है वो अंदर से बाहर आ रही होती है। आप टच करके देखोगे तो आपको गर्म फील होगा ऑब्वियसली। तो वो हीट एक्सचेंज हो रही है अंदर से बाहर, सराउंडिंग जो है, बाहर तो एयर है, सराउंडिंग है जो भी है, ठीक है, उसके साथ एक्सचेंज हो रही है। तो हमने इसकी जो वॉल्स है वो इस तरीके से बनानी होती है, थर्मली कंडक्टिंग बनानी होती है कि अंदर की एनर्जी बाहर की एनर्जी के साथ आपस में वो एक्सचेंज हो सके, ठीक है, एक्सचेंज हो सके। तो अलाउ कर रही है ये इसको एनर्जी को बाहर आने के लिए, आप समझ रहे हो। तो हमने टेम्परेचर को मेंटेन रखा है, कांस्टेंट रखा है, जिससे टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो जाए। सबसे पहली बात आपकी थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स होंगी उस पर्टिकुलर सिलेंडर की सिस्टम की, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 1 तो ये तो होगी कंडीशन। पॉइंट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूज होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम। इट इज अ स्लो प्रोसेस, याद रखियो हमेशा, इट इज अ स्लो प्रोसेस। जब भी वो बात करेगा, अगर उसने नाम यूज नहीं किया कि आइसोथर्मल प्रोसेस है न्यूमेरिकल में, तो क्या बोलेगा? हमें पता कैसे चलेगा सर आइसोथर्मल के कंसेप्ट यूज करें या ना करें? वो बोलेगा हियर इज गैस का एक ऐसा प्रोसेस है जो स्लो प्रोसेस है। तो स्लो प्रोसेस हमेशा आइसोथर्मल होता है, याद रखियो, स्लो प्रोसेस हमेशा आइसोथर्मल होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस को दूसरा नाम हम लिख सकते हैं, दिस इज ए स्लो प्रोसेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। तो ये चीजें आपको बिल्कुल श्योर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये आपके दिलो दिमाग में हमेशा होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे सर? अब हमें यहां पे एक डायग्राम बनाना होता है, क्योंकि 3 वेरिएबल्स में से आपने एक को कांस्टेंट कर दिया है। सो यहां पे तीसरी पॉइंट में हमें याद रखने वाली बात है इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम केवल एंड केवल पीवी डायग्राम होता है दोस्तों। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ होगा उसको इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। देयर इज ए ग्राफ बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम, दैट ग्राफ इज कॉल्ड एज इंडिकेटर डायग्राम। बात खत्म, ठीक है। सो हम जो वेरिएशन शो करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम में, टेम्परेचर तो आपने कांस्टेंट कर दिया है। तो देख लो, अगर हम हमेशा याद रखेंगे जो वाई एक्सिस है वहां प्रेशर लिखना है, जो एक्स एक्सिस है वहां पे वॉल्यूम लिखना है। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो यही प्रोसेस अप्लाई करना है, यही फंडा आपने इसी तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो क्या करेंगे सर, कैसे बनाएंगे सर, और क्या है इसकी कहानी? देखो, इसको बनाने के लिए आपको पता है पीवीटी को रिलेट कराने वाली इक्वेशन हमारे पास है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ग्राफ कभी भी रटने नहीं पड़ेंगे, हर तरीका से आपको सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सॉरी, इन देखो पीवी एनआर, इसको मान लो कांस्टेंट, और टेम्परेचर आपने कांस्टेंट किया है अभी अभी, ठीक है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो देख सकते हो ये पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, मतलब राइट हैंड साइड का पूरा टर्म कांस्टेंट। यानी आप लिख सकते हो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब आप कह रहे हो कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। मतलब आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, प्रेशर को यहीं रखेंगे, इसको लेंगे कांस्टेंट C बाई V। मतलब आप ऐसे भी तो लिख सकते हो P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। मतलब ये ग्राफ आपको यहाँ पे बना के दे रहा है, मतलब जिसके बीच में अपने ग्राफ ड्रॉ करना है V वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, उसका रिलेशन हमने बना लिया है। और यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो आप, अगर P को मैं Y मान लूं और x को मैं वेरिएबल v को मैं x मान लो, तो y डिपेंड कर रहा है x की पावर 1 पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/x है। तो हमेशा आपको पता है जब 1 कोई वेरिएबल और उसकी पावर 1 हो तो हाइपरबोलिक फंक्शन बनता है, रेक्टेंगुलर, यानी ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, हमेशा ये कर्व आपको दिखाई देगा। तो जब भी वो आइसोथर्मल की बात करेगा, ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया, अगर कभी भूल जाओ ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है। व्हेनेवर देयर इज ए पावर 1 और 2, हमेशा यही ग्राफ बनेगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, कर्व बनेगा और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। इस बात आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो कर्व है ये बता रहा है ये तभी पॉसिबल होगा, ये वाला कर्व, जब गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यानी इस कर्व के ऊपर हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम है। अगर पॉइंट ए ले लूं, यहां बी ले लूं, सी डी, कहीं पे भी कोई पॉइंट इस कर्व के ऊपर ले लो, इन सब का टेम्परेचर एक ही होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा। ए पॉइंट का, बी पॉइंट का, सी पॉइंट का, डी पॉइंट का, मतलब ये कर्व तभी पॉसिबल है। और ये किसके लिए पॉसिबल है? केवल आइसोथर्मल प्रोसेस,
ओके ठीक है। तो इन तीन वेरिएबल में से अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट करा है ना, तो ये कर्व आपको बनता हुआ नजर आएगा और हर पॉइंट का टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट हो चुका है। सिंपल है, लॉजिकली आप इसको बहुत ध्यान से समझते जाए, देखते जाए, मजा आएगा। ग्राफ आपके दिलो दिमाग में हमेशा होने चाहिए बॉस, और हर चीज इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट हो गए मेन, ठीक है। मैंने बता दिया आपको कि ये आपने याद रखना है, ये आपने याद रखना है, ये आपने याद रखना है। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो सब सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। और इंडिकेटर डायग्राम केवल एंड केवल हम पीवी डायग्राम को बोलते हैं, और अगर उसमें प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर लिख देगा, तो कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। हर सिचुएशन सीखेंगे हम, मजा आएगा ना यार, है ना। ये बहुत टिपिकल सा लगने वाला बच्चों को चैप्टर, बहुत इजी हम बना देंगे, हर टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। अब 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है, वो भी जल्दी डिस्कस कर लेता हूं। जितने भी पॉइंट बॉस मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और हर प्रोसेस में कहीं ना कहीं मैं उसका डिस्कशन यहाँ पे करने वाला हूँ। सो बिल्कुल मस्त तरीके से नोट्स आपने बनाने हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, ध्यान से देखो। अगर दोस्तों आपको बोला ये जो कर्व है, ठीक है, ये पीवी कर्व है, आप ध्यान से देखेंगे, पीवी, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, क्लियर है। तो अभी अभी मैंने बनाया कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए कर्व ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर, टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए बनेगा, बिल्कुल। तो ये कर्व है, अगर उसके ऊपर एक और बना हुआ तो फिर क्या करेंगे, आप ध्यान से देखना। तो देखो यार, ये कर्व जो है आपके पास, अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से आप इनको विजुअलाइज करो, ये इसको फर्स्ट कर्व मान लो और इसको सेकंड कर्व मान लो, ठीक है। आपने बताना है सर ये जो फर्स्ट कर्व है इसका जो टेम्परेचर है वो T1 है और इसका T2 है, किसका ज्यादा होगा। देखो यार, जो भी कर्व है उसके ऊपर इंडिविजुअल जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन सब का टेम्परेचर सेम है इस इंडिविजुअली कर्व पे, अलग से रेस्पेक्टिवली। और ये जो ऊपर वाला कर्व है, इसका हर पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो T2 होगा। मतलब T1 अलग है, T2 अलग है, क्योंकि ग्राफ अलग अलग है, दोनों के कर्व अलग अलग है, एक की स्लोप कम है, एक की स्लोप ज्यादा है। मतलब ये क्या बोला सर आपने, बताऊंगा, टेंशन मत लो, बताऊंगा, ठीक है। आप ध्यान से देखें, और डायरेक्ट तरीका क्या है इसको विजुअलाइज करने का, दिस इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, क्लियर है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो जो भी ग्राफ यहाँ पे आपने बना रखा है, 2 ग्राफ बनाए हैं, तो जो सबसे नीचे वाला होगा और जो सबसे ऊपर वाला होगा, जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर उनका आपका बढ़ता जाएगा। बट हाँ, इंडिविजुअली वी कैन से इस कर्व के हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम है, इस कर्व के हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम है। मतलब कैसे सर, अगर इसमें कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, तो TA इक्वल टू TB इक्वल टू T1 ही होगा। मतलब इसका और इसका, क्योंकि दोनों इसी सेम कर्व पे और उसका टेम्परेचर पूरे का T1 है, तो हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम होगा। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे कोई पॉइंट C लिया है और यहाँ पे कोई D लिया है, तो आप देख सकते हो TC और TD एक ही कर्व पे है, उसका टेम्परेचर T2 ही होगा। बट यू कैन से चूंकि जो सेकंड ग्राफ है वो इसके ऊपर साइड में है, इसलिए आप लिख सकते हो TC यानी C पॉइंट का टेम्परेचर A से ज्यादा होगा, ऐसा लिख सकते हो। या और D पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो B पॉइंट से ज्यादा होगा, ये आप बता सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको हर तरीके की नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए बॉस, ठीक है। स्लोप चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, देखो स्लोप कैसे चेक करते हैं। मान लिया आपको पीवी डायग्राम दे रखा है और ये कर्व आपको दे दिया इस तरीके से, तो इस पे कहीं पे भी कोई एक पॉइंट लो, कहीं पर भी, और उसको टच करती हुई एक लाइन, उसी पॉइंट को टच करनी चाहिए, एक लाइन ड्रॉप करो। देखो ये बना इसका एंगल, यहां से देखोगे तो ये, अदरवाइज इधर से देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो पीवी की जो स्लोप होती है dp ओवर dv, वो हमेशा -pv होती है, p बाई v माइनस में होगी। अगर ये एंगल आप निकाल रहे हैं, ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा और ये आएगा आपका पॉजिटिव। और ये इसकी जो नेगेटिव, ये जो स्लोप है इसकी नेगेटिव ही तो होगी, एंटी क्लॉकवाइज 90 से ज्यादा आ रही है, तो ऑब्वियसली 90 से ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये एंगल देख के बता सकते हैं कौन ज्यादा एंगल बना रहा है, किसकी स्लोप ज्यादा है, वो यहां से आप चेक कर सकते हैं। आपको वैसे जरूरत चेकआउट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट मेथड आपको बताऊंगा, उतनी मैथमेटिक्स आपको वहां पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी, ओके। सो कम ऑन, इस तरीके की सिचुएशन होगी, ये हो गया। अच्छा सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर यहाँ P है और यहाँ पे V है और 3 कर्व ऐसे दे दिए हमें, ठीक है, ऐसे 3 कर्व दे दिया आपको, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है, इसका T3 है, तो जो सबसे ऊपर है फिर उससे नीचे फिर सबसे नीचे, यानी T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, ऑब्वियसली। बस ये ध्यान रखना, ये प्रेशर y एक्सिस पे होगा और वॉल्यूम होगा x एक्सिस पे। दिस इज पीवी कर्व, और ये तभी वैलिड है, हर इंडिविजुअल कर्व का टेम्परेचर कांस्टेंट है, T1 इसके ऊपर कांस्टेंट है, T2 इसके ऊपर कांस्टेंट है, T3 इसके ऊपर, बट हर इंडिविजुअल कर्व का टेम्परेचर अलग अलग होगा उसके ऑन रिस्पेक्ट में, ओके। सो इस तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हो। ऑल दीज थिंग्स आर ओनली वैलिड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस,
लॉजिकली। ओके, अब नंबर 4 पॉइंट, अगर आपसे पूछे इसकी स्पेसिफिक हीट, ठीक है, ये मैंने आपको हीट ट्रांसफर वगैरह में इसका मैंने बताया था, एक फॉर्मूला हमने वहां सीखा था, Q इक्वल टू, ठीक है, Q इक्वल टू, है ना, जो हमने वहां पे एक फॉर्मूला देखा था MC डेल्टा टी या NC डेल्टा टी, है ना, उस तरीके से आप यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हो, सिचुएशन को समझ सकते हो। तो करेंगे क्या सर, MC डेल्टा टी, तो ये जो C है इसी को नाम दिया है हमने स्पेसिफिक हीट। अगर आप उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे यहाँ से C को, तो आप देख सकते हो Q बाई M डेल्टा टी आएगा। डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, चूंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है और मैंने अभी बताया था आपको आइसोथर्मल के लिए चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है, तो C इक्वल टू हो जाएगा Q बाई M इंटू 0 यानी 0, और ये टेंस करेगा इन्फिनिटी को, तो इसकी स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी होती है। अगर कभी पूछ ले तो ध्यान रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो स्पेसिफिक हीट होती है दोस्तों, ऑलवेज इन्फिनिटी, वेरी लार्ज, समझिए, दिस इज स्लो प्रोसेस, दिस इज ए स्लो प्रोसेस। ओके, ये याद रखना है। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, 5th पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर, ये सारे पॉइंट अभी आगे डिस्कस करेंगे हम, बट यहां बता रहा हूं क्या क्या यूज हो रहा है इसमें, किस किस चीज का कहीं पे भी यूज हो सकता है। लास्ट पॉइंट है इसका जो एरिया है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया। अगर मैं आपके लिए यहां पे लिखूं एरिया अंडर, किसके अंडर सर, पीवी ग्राफ, अगर आपसे वो बोल दे एरिया अंडर पीवी ग्राफ होना चाहिए, केवल एंड केवल पीवी ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, केवल एंड केवल, और कोई नहीं होना चाहिए, प्रेशर टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हो मेरी बात, प्रेशर वॉल्यूम ही होना चाहिए, तभी एरिया की बात करेंगे। दैट एरिया अंडर द पीवी ग्राफ will give us work done। अरे यार सर क्या बात कर रहे हो, इसलिए इसको मैं डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, अलग ही लेक्चर में इसकी बात करेंगे, बट हम यहाँ पे बता देता हूं अभी कि भाई अगर मैं एरिया निकाल लूं इस ग्राफ का, देखो जैसे ये ग्राफ है ना आपके पास, पीवी है ना, पीवी कर्व है और आइसोथर्मल है, तो हमेशा ऐसे ही बनेगा। तो यहां से स्टार्ट होके ऐसे गया, सपोज करो यहां से स्टार्ट हो रहा है ऐसे ए से और बी की तरफ जा रहा है ऐसे, तो यहां से स्टार्ट हुआ है, तो इसके अंदर यहां से यहां तक ये जितना भी एरिया है, ये उस लाइन के उस कर्व के अंडर वो जितना भी एरिया कवर करेगा, इस पूरा एरिया, ये जो एरिया है, ये एरिया ही इसका वर्क होता है, बात खत्म, है ना। अगर हमें वर्क डन निकालना पड़े आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो हम उसका टोटल एरिया निकालेंगे, ठीक है ना, उसका टोटल एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, एंड वी हैव टू कैलकुलेट। और उसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वर्क डन निकालने का, एरिया का, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में, वो मैं सब डिस्कस करूंगा जब मैं एरिया वाली वर्क डन वाली बातें करूंगा, ठीक है। जब वर्क डन कैलकुलेट करना आपको सिखाऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन बाय यूजिंग द फॉर्मूला, बाय यूजिंग दिस ग्राफ मेथड। ओके, ये सब सीखेंगे। तो इतनी सारी चीजें हैं दोस्तों, ये आपने अपने दिमाग में रखनी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इन सब की हम बातें करेंगे। अब एक लास्ट पॉइंट है जिसको मैं जल्दी से यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, वहां पे मैं इसको बनाऊंगा। दिस इज पॉइंट नंबर 6, ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6। अगर उसने इंडिकेटर डायग्राम नहीं दिया, उसने डायग्राम कुछ ऐसे बनाया, ग्राफ ऐसे बनाया, सपोज करो वी हैव टू मेक द ग्राफ, ठीक है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ही लिख दिया आपने, पीवी नहीं लिखा, टेम्परेचर ले दिया, और टेम्परेचर ही कांस्टेंट भी है, तो सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अब ऐसा ही बनेगा क्या, ना। अब देखो चूंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो ऐसी लाइन बनाओ, अब लाइन बनेगी यहाँ, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो टेम्परेचर जिस भी एक्सिस पे लिखा होगा उसके परपेंडिकुलर हो, मतलब लाइन ये ड्रॉ करनी, देखो ऐसी लाइन जो इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये जो लाइन बनी है, जो ग्राफ बना, ये लाइन है, ये ग्राफ है, ये टेम्परेचर वाली एक्सिस पे ही परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए। तो इस लाइन को हम बोलेंगे कि इसका हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम है, यानी ये आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है। अगर ये पीटी है या वीटी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पीटी है, वीटी है, कुछ भी, आप प्रेशर लिखो या वॉल्यूम लिखो, वैसी ही लाइन बनानी होती है जिसका वो जो भी वेरिएबल कांस्टेंट है उसी के परपेंडिकुलर ग्राफ हो। ये भी तो पहचानना आना चाहिए आपको, अरे यार ऑब्वियस है यार, है कि नहीं, इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। तो समझ गया ना लॉजिक क्या है बॉस, ठीक है। ऐसे मत कर देना कि एक लाइन आपने बनाई और प्रेशर लिखा है वाई एक्सिस पे और इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, तो ये जो लाइन है ये टेम्परेचर कांस्टेंट की नहीं है, टेम्परेचर वेरी कर रहा होगा। ये लाइन चूंकि प्रेशर वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है, इसलिए प्रेशर कांस्टेंट की लाइन है, ये हम आगे सीखेंगे। समझ गया आप लॉजिक क्या कह रहा हूं मैं, बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है बॉस, टेंशन मत लो। तो ये था ऑल अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस की क्या होना चाहिए। जब हम वर्क डन वगैरह की बात करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो सब कुछ इजी होने वाला है हमारे लिए, अगर ये सारे इंफॉर्मेशन हम दिमाग में रख के चलेंगे।
भाई मजा आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट प्रोसेस, मजा आने वाला है। देखो पहला प्रोसेस हमने डिटेल एनालिसिस कर लिया, तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, मुस्कुराते रहने का यार, मुस्कुराते रहने का, ठीक है, बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एनर्जी आपने बना के रखनी है। अब देखो किस तरीके से बेहतरीन तरीके से हर डिटेल एनालिसिस हम कर लेंगे, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये हमें समझ में ना आए और हम इसके क्वेश्चंस ना कर पाए। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, हर टाइप का क्वेश्चन सिखा के जाऊंगा, हर टाइप का कॉन्सेप्ट। ओके तो आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है सर हमारे पास? ऑब्वियसली इसके पता ही चल रहा है भाई, आइसोबैरिक है मींस प्रेशर को सेम करना है, मतलब कांस्टेंट करना है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट कर दो आउट ऑफ 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से सर? पी वी टी। अब की बार आपने इसको कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, इसको कांस्टेंट कर दिया, तो बिल्कुल एनालिसिस कर दो, उड़ा डालो। तो यार सर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा क्या? मैंने कहा हाँ। अब देखो आपके पास होती है इक्वेशन PV = nRT, बिल्कुल होती है सर। यार बढ़िया यार, तो ये तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया सर। इसमें ये अब ये वेरी नहीं करेगा, ये चेंज नहीं होगा, मतलब दिस इज नॉट वेरिएबल नाउ, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट ही रहेगी, एक तरीके से कांस्टेंटली ही होगा जो भी होगा। NR ये पहले से हम कांस्टेंट मान के चल रहे, तो बचा वॉल्यूम, बचा टेम्परेचर। अब जो वेरी कर सकता है इस तीनों वेरिएबल में से वो वॉल्यूम है, वो टेम्परेचर है। तो आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कांस्टेंट, तो V को मैं लिख सकता हूं NR/P, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो चुका है ना, और ये बच गया आपके पास T, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यस ये हो गया, देखो देखो ना जरा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हम दोनों ग्राफ बनाएंगे जिसमें V भी होगा T भी होगा, हम वो ग्राफ भी बनाएंगे जिसमें P भी होगा और V भी होगा, इंडिकेटर डायग्राम। क्या बात कर रहे हो सर? यस कम ऑन गाइस, अब ध्यान से देखो। मतलब अगर इस रिलेशन को आप बहुत ध्यान से घूर घूर के देखोगे, जैसे पिछले वाले रिलेशन में क्या था, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V था। अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो प्रेशर घटेगा। अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप था जब हमने आइसोथर्मल की बात करी थी, यही वाला आया था ना रिलेशन। यहाँ पे क्या आ रहा है, हमने टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट किया था, इसमें टेम्परेचर को हम चेंज नहीं कर रहे थे, कांस्टेंट रखा था हमने, उसका चेंज 0 था, है ना। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, प्रेशर को कांस्टेंट बना दिया है, ठीक है जी। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है? अगर आप टेम्परेचर गैस का बढ़ाओगे तो देखो डायरेक्टली वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो सबसे पहला ग्राफ यू हैव टू रिमेंबर अबाउट आइसोबैरिक, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है। तो अभी मैंने बताया था, जब भी किसी ग्राफ में वो वेरिएबल हो, है ना, जिसको आपने कांस्टेंट कर दिया है, तो कैसा ग्राफ बनेगा? जहां पे भी वो वेरिएबल लिखा है, जैसे देखो y एक्सिस पे लिखा है, इसी एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे ऐसे, तो ये जो लाइन है ये बता रही है कि इसके हर पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, मतलब इस लाइन पे हर पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, सेम कांस्टेंट। देखो ये लाइन पीछे एक्सटेंड करने पे इसको परपेंडिकुलरली कट करेगी। मैंने बोला था ना, ड्रॉ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर एक्सिस, जिस पे वो वेरिएबल लिखा है, जिसको आपने कांस्टेंट करा है। तो प्रेशर हमारा y एक्सिस पे इसको कांस्टेंट किया, तो उसके हर पॉइंट का, A पॉइंट ले लो, यहाँ पे B ले लो, तो आप लिखोगे प्रेशर एट A, प्रेशर एट B सेम ही होगा, जो भी होगा वो यही होगा जो यहाँ होगा, ठीक है। मान लिया P है तो P ही होगा, समझ गए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, A पे जो वॉल्यूम है वो देखो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम वाली एक्सिस तो यहाँ ना, इस पे मिला दो। बी पे जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे कुछ, तो ओरिजिन ये रहा, तो ओरिजिन के पास है वॉल्यूम VA और ओरिजिन से दूर है वॉल्यूम VB, तो वॉल्यूम ज्यादा है, आप चेक कर ले, वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। तो इधर जाने पे इस पूरी लाइन पे इधर कहीं भी चलते रहो, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा V। देखो यहां से स्टार्ट करो, A पे उसी लाइन पे है, B पे उसी लाइन पे, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है और बढ़ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो आप। और वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है इधर जाते हुए, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। बहुत ध्यान से एनालिसिस करनी है हर चीज की, हर टाइप का ग्राफिकल क्वेश्चन वी कैन सॉल्व देन। ओके, तो ये होगा P वर्सेस V, ठीक है। और इसका अगर यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया अंडर दिस लाइन, तो आप निकाल लो, जैसे A से B के नीचे का जो एरिया है वो ये इतना सा होगा, इतना, तो ये जो एरिया होगा ये आपको दे देगा PV कर्व के अंडर जो एरिया होगा, ठीक है, एरिया अंडर, बस यही याद रखना है, PV ग्राफ, ठीक है। दिस विल गिव अस वर्क डन, ये आपको वर्क डन देगा किस प्रोसेस के अंडर, आइसोबैरिक। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो उस केस में ये वर्क डन दे देगा, आपको टेंशन ही नहीं लेने का यार। तो एक तो ये जो आपको पता होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। अब इट मे बी कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये एक्सपेंशन वाला प्रोसेस है, कंप्रेशन वाला प्रोसेस है, वो सब बाद में देखेंगे। अभी आप ऐसे ही दिमाग लगा के देख लो बस, ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, ये भी आप देख सकते हो। तो अगर एक झलक देखनी है तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूं। देखो
अगर यहाँ प्रेशर लिखा है और इधर वॉल्यूम लिखा है और एक लाइन ऐसे खींची है आपने, ठीक है, और ये जो लाइन है वो इधर को इसमें एरो लगा है, इसका मतलब है जो प्रोसेस चल रहा है वो ए से बी की साइड में जा रहा है, और ए से बी की साइड में जाने पे मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे आप देखो ए पे कुछ वॉल्यूम यहाँ पर होगा और बी पे कुछ वॉल्यूम यहाँ पे होगा। कौन ज्यादा है? देखो ऑब्वियसली जो ओरिजिन से ज्यादा दूर है, मतलब ये वॉल्यूम ज्यादा है बी पॉइंट पे, बी पे ए से ज्यादा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो दिस इज द केस ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का केस होता है जब वॉल्यूम बढ़ता है, यानी गैस का एक्सपेंशन हो रहा होगा, एक्सपेंशन ऑफ गैस, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। एक्सपेंशन का मतलब व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस। ये सारी छोटी छोटी लेकिन बहुत खोटी खोटी बातें हैं, क्या बात कर रहे हो आप, यही वहां पे हमें परेशान कर देती है अगर ये फंडे हमारे क्लियर नहीं है, ठीक है जी। और अगर कोई ग्राफ ऐसे दे रखा है, इधर को लगा हुआ है एरो, तो मतलब वो इधर बी साइड से ए साइड की तरफ आ रहा है, देखो इधर से कम हो रहा है ना, इधर आने पे जब वो इस एक्सिस की तरफ कम हो रहा है, देखो बी साइड से इधर आ रहा है तो उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन। दिस इज द केस ऑफ कंप्रेशन। तो ये सारी चीजें मतलब आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए, पहले में मैंने आपको नहीं बताया था, बट इसी तरीके से आपने याद रखना, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन, घट रहा है तो कंप्रेशन हो रहा होगा। अच्छा सर ये बताओ मेरे को, अगर आपका ग्राफ मैंने बना दिया V वर्सेस T, जो रिलेशन आया था, देखो रिलेशन आया था वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ बना दिया दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। यहाँ पे अगर वॉल्यूम लिखा है, यहाँ पे टेम्परेचर लिखा है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया, दो तीन में से दो वेरिएबल तो आ चुके हैं, वॉल्यूम आ चुका है, टेम्परेचर, तो बचा प्रेशर, और प्रेशर आपने कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर आपने कांस्टेंट कर दिया। अब आप ध्यान से इस रिलेशन को देखो, यहाँ पे रिलेशन क्या है आपके पास, रिलेशन है V इक्वल टू एन आर बाई पी इंटू टी, तो ये तो कांस्टेंट नहीं हो गया एक तरीके से, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये कांस्टेंट है, तो इसको लिख सकते हो V इक्वल टू सी इंटू टी। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं मान लूं y और ये है c कांस्टेंट इंटू टी, इसको मान लो x, ठीक है जी, इसको मान लो, अच्छा इसको c क्या m मान लो आप, छोटे वाला m, तो ये स्लोप का काम करेगा, ठीक है, एक तरीके से स्लोप है ये, स्लोप m को बोलेंगे हम स्लोप ऑफ vt ग्राफ, ऐसे समझो, मैथमेटिक्स थोड़ी सी तो पता होगी, बेसिक सी मैंने सिखा भी रखे हैं आपको ग्राफ। तो ये y एक्सिस है, ये इसकी स्लोप है, x t की पावर 1 है, पूरे t को हमने x माना, इसकी पावर 1 है, तो जब भी कभी y वेरिएबल x की पावर 1 पे डायरेक्टली डिपेंड करता था, याद करो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो एक ऐसी लाइन बनाओ जो ओरिजिन से पास होती हुई नजर आएगी। मान लिया आपने यहां से बनाई, तो ये पीछे एक्सटेंड करने पे ओरिजिन से पास होनी चाहिए, और ये जो लाइन होगी, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये बताती है कि इसके हर पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, तो हर पॉइंट का प्रेशर सेम, मतलब इस लाइन के हर पॉइंट का प्रेशर सेम है, और जो उसकी स्लोप आप निकालोगे, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, जिसको हमने माना है m, यानी स्लोप को आप लिख सकते हो टेन थीटा, और टेन थीटा m है, और m की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है आपको एन आर बाई पी, और ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो स्लोप आ रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है p के, यानी प्रेशर के, यानी आप कह सकते हो कि सिंपली यू कैन राइट हियर कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ दिस वीटी ग्राफ, यानी इस लाइन का एंगल जितना ज्यादा होगा, जिस अगर बहुत सारे मल्टीपल लाइंस दे रखी है एक ही ग्राफ में, समझ गए ना आप इसको, जब भी कभी आप वीटी ग्राफ बना रहे होंगे और ऐसी लाइन आपने ड्रॉ करी है जो ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन याद रखना, ओरिजिन पास होनी ही चाहिए, तभी बोलूंगा मैं कि ये आइसोबैरिक का ग्राफ है, आइसोबैरिक का ग्राफ है ये, ठीक है, और इसके हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है, ठीक है। वो बोलता है कि अगर अलग अलग लाइन आपने ओरिजिन से पास करा दी तो कैसे पहचानेंगे किसका प्रेशर ज्यादा है, जिसका देखो स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है, उसका प्रेशर कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप ध्यान से देख सकते हो। सर कैसे, मतलब हम बनाएंगे कैसे, अभी देखो यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, वैसे आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या रिलेशन है, जिस ग्राफ की स्लोप ज्यादा है उसका प्रेशर कम, जिसकी स्लोप कम उसका प्रेशर ज्यादा है, समथिंग लाइक दैट। अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा P वर्सेस, सॉरी नॉट P, V वर्सेस T, तो एक ग्राफ ये बना हुआ है, एक ग्राफ ये बना हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं, एक ग्राफ ये, तो ये तीन ग्राफ आपने यहाँ पे किसी तरीके से बना दिए, तो आप खुद देख के बता सकते हो, ग्राफ 1 2 3, ठीक है, सबसे कम स्लोप किसकी है, इसकी सबसे कम एंगल ये बना रहा है, देखो
एंगल हमेशा किसके साथ देखना है, इस एक्स एक्सिस के साथ जिस पे टेम्परेचर लिखा हुआ है, ठीक है, जिस पे टेम्परेचर लिखा हुआ है, ये वाली एक्सिस, ठीक है बॉस। तो ये एंगल देखो सबसे कम है, फिर एक्स एक्सिस से सेकंड वाली का एंगल ज्यादा हो गया, फिर सबसे ज्यादा है इस वाली का जो सबसे ऊपर है। तो जिसका एंगल सबसे ज्यादा है उसकी स्लोप सबसे ज्यादा है, इसका मतलब उसका प्रेशर सबसे कम होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसकी स्लोप सबसे कम यानी पहले वाले इसके ऊपर जो भी पॉइंट होंगे, इसका प्रेशर P1 मान लो, इसका प्रेशर P2 मान लो और इसका प्रेशर P3 मान लो। तो सबसे ज्यादा प्रेशर है P1, फिर P2, फिर P3। जिसकी स्लोप सबसे कम, जो सबसे कम एंगल बना रहा है, ठीक है, उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं। तो वीटी ग्राफ से आप इंडिविजुअल कर्व जो भी बना होगा, जो ओरिजिन से पास हो रहा होगा स्ट्रेट लाइन, उसकी स्लोप निकाल के प्रेशर भी बता सकते हो, निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान देना है, अवेयर रहना है। अब एक लास्ट पॉइंट है जो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं और सारे कंसेप्ट यहाँ पे हम कवर करेंगे। मजा आ जाएगा, हर टेक्निक हर तरीके से आप चीजों को डिनोट कर सकते हो, बता सकते हो। क्या बात कर रहे हो, बस बने रहना इस कहानी में मेरे साथ, और मिशन को हम आगे लेके चलेंगे और आपको हर तरीके की सिचुएशन से मैं डील कराऊंगा, परेशानी से बाहर निकालूंगा और कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करूंगा। समझ गए आप? ओके, जल्दी से बता देता हूं। उसका लास्ट पॉइंट है जो आइसोबैरिक में आपने याद रखना है। वर्क डन कैसे आएगा वो सब वर्क डन वाले लेक्चर में देखेंगे, टेंशन नहीं लेने का, आप पहले इसको ध्यान से समझने का, ठीक है। स्पेसिफिक हीट के बारे में अगर बात करें, कब एट कांस्टेंट प्रेशर जो स्पेसिफिक हीट होती है उसको लिखेंगे C एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज CP, ठीक है, हम इसको लिखेंगे CP। ओके, तो ये आपने ध्यान देना। और CP होगी क्या सर, ध्यान देना, F/2 + 1 × R, ठीक है। अभी इसको याद रखो, बाद में बताऊंगा कहां से आया, कैसे आया, सब डिस्कशन होगी बाद में, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बट क्या क्या यूज हो रहा है अभी हम उसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर F/2 + 1 × R। R आपको पता है गैस कांस्टेंट है आपके पास, और ये जो F है, F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ, ये भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, फ्रीडम। अभी बस लिख लो, दिस इज द फॉर्मूला। अगर हमें निकालनी पड़े स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर के लिए तो इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है सब बताऊंगा लास्ट में, कोई टेंशन नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, ट्राइएटोमिक गैस, ये सब कुछ हम बातें करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिलहाल यू हैव टू रिमेंबर दिस वन मोर थिंग, वर्क डन है वो तो हम चलो डिटेल एनालिसिस अलग से करेंगे, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट लॉ का कैसे यूज करेंगे यहाँ पे उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, वो सब हम बाद में चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थे आपके दो इंपॉर्टेंट ग्राफ। अब हम बात करेंगे आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये जर्नी होने वाली है, हमारे साथ बने रहना, मस्त तरीके से नोट्स बनाते रहना, बीच बीच में चाय पानी कुछ भी आप ले सकते हैं, अपने एनर्जी को मेंटेन रख सकते हैं, बोर नहीं होने का बॉस, ठीक है। आगे बढ़े मिशन पे।